नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट, हेडिंग लगेगा ऑपरेटिंग पॉइंट। कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट और क्विशेंट पॉइंट। लिख दीजिएगा, पहले स्टेटमेंट लिख दीजिए। द पॉइंट एट विच लोड लाइन एंड VI characteristics, static VI characteristics intersects each other, that point is known as operating point. ठीक है, देखिए ज़रा प्लीज़। तो हमें ये देखना है कि वह पॉइंट जहाँ पे लोड लाइन और स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में इंटरसेक्ट करें उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। पहले देखते हैं लोड लाइन होती क्या है, ये तो समझ लें लोड लाइन क्या होती है। तो कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पे हमारे पास एक डायोड है जिसके एक्रॉस वोल्टेज है VD और उसमें से करंट जा रही है I। तो करंट जब जाएगी जब फॉरवर्ड बायस होगा, तो उसके लिए वोल्टेज लगा देते हैं VS, और ये किसी लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्टेड है। ठीक है, ये सर्किट है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं। लूप लगाएंगे तो क्या इक्वेशन होगी, VS माइनस I या VD माइनस IRL। हमें I की इक्वेशन चाहिए। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। I इक्वल टू हो जाएगा VS माइनस VD अपॉन RL, करेक्ट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन RL VD प्लस VS अपॉन RL। तो ये जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी। वाई इक्वल टू mx प्लस सी किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करेगी वो देखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या शो करते हैं, करंट शो करते हैं, और यहाँ पे शो करते हैं वोल्टेज शो करते हैं। तो I V कैरेक्टरिस्टिक्स में लेट यहाँ पर हम 2 पॉइंट मान लेते हैं। एट वोल्टेज इक्वल टू 0, वोल्टेज क्या हो जाए, 0 हो जाए। वोल्टेज कौन सा, डायोड वोल्टेज। V इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, डायोड वोल्टेज। VD इक्वल टू 0। तो करंट क्या होगी बताओ, VD इक्वल टू 0 रखोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, VS अपॉन RL। वोल्टेज 0 होगा तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, VS अपॉन RL। ठीक है, लेट इसको हमने A पॉइंट बोल दिया। क्या बोल दिया, A पॉइंट। फिर दूसरा होता है हमारे पास VD इक्वल टू 0 मान लिया हमने। फिर दूसरे केस में I इक्वल टू 0 माना। I इक्वल टू 0 माना तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायोड वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा, सोर्स वोल्टेज के। डायोड के एक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, सोर्स वोल्टेज आएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ सकता है डायोड के एक्रॉस, सोर्स वोल्टेज। तो ये B पॉइंट हो गया। अब हम क्या करें, A पॉइंट को B पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएं जिसका स्लोप -1/RL हो। स्लोप कितना होगा, कंपेयर करो, स्लोप होगा m बराबर -1/RL, नेगेटिव स्लोप होगा। तो इसका मतलब ये है कि A पॉइंट को B पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिलाने पर जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड लाइन बोलते हैं, और जिसका स्लोप क्या रहेगा, -1/RL। स्लोप इज -1/RL। ठीक है, अब क्या बोला गया है, लोड लाइन तो आ गई। ठीक है, अब लोड लाइन किसको इंटरसेक्ट करते कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होगी। यहाँ पे जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, Q पॉइंट बोलेंगे। ये है स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये हो गया क्यू पॉइंट। अब क्यू पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए डीसी सप्लाई है तो डीसी सप्लाई में तो क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज का लेवल और करंट का लेवल फिक्स रहता है। एसी सप्लाई में तो वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करता रहता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट पे वह पॉइंट होता है जहाँ पे डायोड रियलिटी में ऑपरेट करता है। इट इज़ द ऑपरेटिंग पॉइंट करंट, इट इज़ द ऑपरेटिंग पॉइंट वोल्टेज। डायोड जिस पॉइंट पे ऑपरेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी सप्लाई के लिए तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलेंगे। और इस पे जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो वी क्यू होगा और डायोड में जाने वाली करंट क्या होगी? आई क्यू होगी। तो ये केवल किसके लिए रहेगा? डीसी सप्लाई के लिए रहेगा। लेकिन एसी सप्लाई में हमारे पास वोल्टेज और करंट का वैल्यू जो है वो वेरी करता रहता है। करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डायोड पैरामीटर्स। इसको लिख दीजिएगा वीडियो पॉज करके। डायोड पैरामीटर्स। डायोड के कौन कौन से पैरामीटर होंगे वो देखेंगे। डायोड में दो टाइप के पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं, एक तो रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कैसे बनता है। रेजिस्टेंस एक तो डीसी रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस। दूसरा होता है एसी, लिख दीजिएगा फटाफट, एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस दो टाइप के होंगे। कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस मोड में हम एक डायोड को दो मोड में ऑपरेट कराते हैं, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वाला मोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे होगा डिफ्यूज्ड कैपेसिटेंस होता है, डिफ्यूज्ड कैपेसिटेंस। या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हेडिंग लगाएगा डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस फर्स्ट। अब रेजिस्टेंस किसका रेशियो होता है? वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होता है, ये बात सही है। तो डीसी सप्लाई देने पर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है। कितना वोल्टेज होता है? वी क्यू। और डायोड में जाने वाली करंट कौन सी होती है? आई क्यू, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वी डी बराबर वी एस है। तो कुल मिला के बात यह है कि डीसी सप्लाई के केस में ऑपरेटिंग पॉइंट पे वोल्टेज और करंट फिक्स रहता है, तो इसका मतलब उनका रेशियो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो डीसी रेजिस्टेंस इज द नथिंग बट द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट वोल्टेज एंड ऑपरेटिंग पॉइंट करंट, ठीक है। और ये किसके लिए वैलिड रहेगा? डीसी सप्लाई के लिए। लिखिएगा जरा प्लीज, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट वोल्टेज and operating point current। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। RAC, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो मान लीजिए आप इसको साइनसॉइडल AC सप्लाई देते हो। साइनसॉइडल AC सप्लाई का मतलब ये है, इधर जरा समझिएगा ना, सप्लाई कैसे देते हैं?
ऐसे समझिएगा, ऐसे बनाते हैं, ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करना है नियर बाई ऑपरेटिंग पॉइंट के। ये ऑपरेटिंग पॉइंट Q0 लिख देते हैं, ये Q1, ये Q2। Q0 मतलब डीसी सप्लाई के लिए। तो हम जब अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इस तरह से हमारे पास क्या है, वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ठीक है। तो वोल्टेज की वेवफॉर्म के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या रहेगी, करंट की वेवफॉर्म भी रहेगी। इन सारे पॉइंट को, इस एक्सिस पे करंट है, इस एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, इन तीनों पॉइंट पे क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे हमें नेगेटिव मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक। इस तरह से हमने बना दिया इसको, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो नियर बाई रीजन पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो ज़रा प्लीज़, डीसी में तो केवल किस पे डिपेंड कर रहा था, Q0 पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अब हमारे पास किसी भी डिवाइस में नियर बाई रीजन पे भी ऑपरेटिंग पॉइंट डिफाइन करता है। तो किसी भी नॉन लीनियर डिवाइस में, ऐसे समझिए, नॉन लीनियर डिवाइस में हमारे पास अगर लीनियर रिलेशन है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा रेजिस्टेंस का रेशियो V/I कितना भी निकालो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन लीनियर डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, वो तो किस पे चेंज होता रहेगा, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पे, नियर बाई कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, या नियर बाई ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस not only defined by the operating point, it also depends upon the nearby या neighborhood operating regions। जितने भी operating region के nearby एरिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम एक नया रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं एसी सप्लाई के लिए, दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। लिखिए इसके बारे में पहले। फॉर ए नॉन लीनियर डिवाइस characteristics does not depends only upon the operating point. Characteristics does not depends upon only the operating point, but also on neighborhood region of operating point, but also on नेबरहुड रीजन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट के नेबरहुड रीजन में भी जो भी एरिया होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये डायग्राम बना दीजिएगा वीडियो पॉज करके, इसको हम हटाएंगे, ठीक है। तो अब एसी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिएगा ज़रा प्लीज़, डायग्राम ज़रूर बना दीजिएगा। बोल्ट्जमैन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, I इक्वल टू I0 e⁻V/VT -1, यही होती है, ठीक है। अब हम क्या करें, एसी रेजिस्टेंस से डायनेमिक है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एसी रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, ΔV/ΔI, ऐसे। तो हम I की इक्वेशन है तो V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ΔI/ΔV, ये आ जाएगा 1/ηVT I0 इंटू e⁻V/VT, ये आ जाएगा -1 का तो 0 हो जाएगा। तो ΔI/ΔV इज I0 अपॉन, या फिर ऐसा देखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसमें इस इक्वेशन फर्स्ट में हम वापस आएंगे, क्या बनेगा देखो ज़रा प्लीज़। सिंस I इक्वल टू क्या होता है, I0 e⁻V/VT -1 होता है, इसका एक्सपेंशन करिएगा, I0 V/VT -1 या -I0 ऐसा लिख सकते हैं। I प्लस I0 इक्वल टू I0 e⁻V/VT। तो ये जो है हमारे पास फॉरवर्ड करंट है, ये हमारे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट है। I ग्रेटर देन I0 बहुत ज़्यादा होता है ये इससे, तो I0 को तो I0 की टर्म हटा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। I0 e⁻V/VT टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, I के बराबर लिख सकते हैं, कैपिटल I के बराबर। तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, I से। तो ΔI/ΔV क्या हो जाएगा, ΔI/ΔV हो जाएगा I/ηVT।
हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टेंस चाहिए डेल वी अपॉन डेल आई, उल्टा रेशियो कर दो ईटा वी टी अपॉन आई। वी टी क्या होता है बताओ, थर्मल वोल्ट, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, आई इज फॉरवर्ड करंट, ईटा जो है वो कांस्टेंट होता है, वो किसके लिए कितना होता है वो लिख दीजिए प्लीज। जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग होगा इसकी वैल्यू। ईटा इज 1 फॉर जर्मेनियम और ईटा इज 1 फॉर सिलिकॉन हाई करंट। जब हाई करंट हो मतलब कट इन वोल्टेज से हाई वैल्यू वाली करंट हाई करंट मानेंगे, ठीक है। तो ईटा 1 लेना है आपको। अदरवाइज सिलिकॉन में अगर लो करंट हो तो ईटा की वैल्यू 2 लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, लिख दीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायोड पैरामीटर में कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में। लिखिए जरा प्लीज़। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा कैपेसिटेंस के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस assume diode in reverse bias mode। रिवर्स बायस मोड में बना दीजिएगा पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम। नेगेटिव पॉजिटिव, रिवर्स वोल्टेज, डिप्लेशन लेयर विड्थ W, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एनोड, कैथोड। ठीक है, देखिए जरा प्लीज यहाँ पर हमारे पास रिवर्स बायस मोड में क्या होता है। रिवर्स बायस मोड में ये है कि हमारे पास जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो थोड़ा बैकग्राउंड में हम देखते हैं क्या हुआ था। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी होती है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। तो पॉजिटिव पोलैरिटी की ओर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और नेगेटिव पोलैरिटी की ओर होल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने जंक्शन से अवे जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो है ये हम इसको एक कंडक्टिंग रीजन कंसिडर कर सकते हैं, इसको दूसरा कंडक्टिंग रीजन कंसिडर कर सकते हैं। कंडक्टिंग रीजन मतलब सिग्मा इक्वल टू पी ई म्यू पी, ये कंडक्टर बन गया। यहाँ पे हमारे पास किसके कौन से चार्ज कैरियर्स ज़्यादा है, पी टाइप के, और यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, एन टाइप के चार्ज कैरियर्स मतलब नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर्स ज़्यादा है तो सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास 2 कंडक्टिंग रीजन है और बीच में क्या आ रहा है, एक इंसुलेटिंग रीजन आ रहा है या एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ रहा है। दो कंडक्टिंग रीजन और बीच में अगर इंसुलेटिंग रीजन आ जाए या डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो क्या बनता है, एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो ये जो डिप्लेशन रीजन है ये किसकी तरह काम कर रहा है, इंसुलेटिंग मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन 2 कंडक्टिंग रीजन फॉर्म्स ए कैपेसिटेंस दैट इज नोन एज अ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है। इट इज गिवन बाय CT इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई W, width ऑफ डिप्लेशन रीजन, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, A एरिया। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हो गया। तो इसका स्टेटमेंट लिख दीजिए फिर डेरिवेशन करते हैं। इसमें लिखिए इन रिवर्स बायस मोड a depletion region between 2 conducting region act as a dielectric medium or insulating medium forms a capacitance that is known as
ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डायग्राम बना लीजिए, ये फॉर्मूला लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इन रिवर्स बायस वोल्टेज इज गिवन बाय, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस वोल्टेज के फॉर्मूले को, आपको ज़्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, V बराबर E बाई 2 एप्सिलॉन, E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बाई 2 एप्सिलॉन NW स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको हम कोई कांस्टेंट kx लिख देते हैं, kx W स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, W इज़ V बाई W स्क्वायर इक्वल टू V बाई kx, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V बाई kx, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V, या W विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू हाफ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या आ रहा है वो समझिए ज़रा प्लीज़। यहाँ पर कंक्लूजन ये आ रहा है कि हमारे पास जब अब रिवर्स वोल्टेज को आप बढ़ाते हो, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे तो हमारे पास रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाने से पोलैरिटी और स्ट्रॉन्ग होगा, पोलैरिटी और स्ट्रॉन्ग होगा तो होल्स को और इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, इसका मतलब विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ती है। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है, CT इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई W। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को वेरी करके किसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैपेसिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज को बढ़ाओगे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू हाफ, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या होता है, CT इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई W, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ने से कैपेसिटेंस घट जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज को कंट्रोल करके हम किसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाओ कैपेसिटेंस घटेगा, वोल्टेज घटाओ कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज को कंट्रोल करके कैपेसिटेंस कंट्रोल कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए रिवर्स बायस में जो डायोड होता है उसको बोलते हैं वैरेक्टर डायोड। क्या बोलते हैं, वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर की फुल फॉर्म क्या है, वैरेक्टर की फुल फॉर्म है ये, व्हाट इज वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर का मतलब है वेरिएबल कैपेसिटर वैरेक्टर डायोड, ये इससे बना है, वेरिएबल कैपेसिटर से हमारे पास क्या बना है, वैरेक्टर डायोड। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए व्हाट इज वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड इज नथिंग बट द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें वोल्टेज को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट डाउन प्लीज, यहाँ पर लिखिएगा ज़रा प्लीज, वैरेक्टर डायोड। वीडियो पॉज करके अभी तक ये सारा लिख दीजिएगा ना, ये सारा लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखिएगा वैरेक्टर डायोड इज द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड in which by controlling the value of voltage या by varying the value of voltage, by varying the value of reverse voltage, transition capacitance value can be controlled, transition capacitance value can be controlled। ठीक है, ये हो गया वैरेक्टर डायोड। अब हम जो बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आया, देखो तो ज़रा प्लीज़, CT इक्वल टू ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन A बाई W, और W है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या W है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू हाफ, तो CT जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया V रेज टू हाफ। अब इन जनरल जो होता है हमारे पास ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है V रेज टू K होता है 1/2 फॉर एलॉय जंक्शन, किसके लिए, एलॉय जंक्शन, और K इक्वल टू 1/3 फॉर डिफ्यूज जंक्शन।
दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आईएएस ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है और आपके पास जेई और दूसरे गेट के 1 मार्क्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का वोल्टेज के साथ रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू K, K इज द हाफ फॉर द एलॉय जंक्शन एंड 1/3 फॉर डिफ्यूज जंक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलॉय जंक्शन एंड डिफ्यूज जंक्शन? एलॉय जंक्शन का मतलब समझते हैं और डिफ्यूज जंक्शन का मतलब समझते हैं। देखिएगा, फर्स्ट हेडिंग लगाइए एलॉय जंक्शन। एलॉय जंक्शन में क्या होता है? एलॉय जंक्शन में ये मान लीजिए डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे होल्स है, मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर शो कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप और एन टाइप। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है। डिफ्यूज जंक्शन, डिफ्यूज जंक्शन में क्या होता है देखिए ज़रा, डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाते हैं। डिफ्यूज जंक्शन में क्या होता है? एलॉय जंक्शन में ये होता है कि जब P से आप N साइड की तरफ जाओगे तो सडन चेंज ऑफ चार्ज कैरियर या एब्रप्ट चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब यहाँ पे देखो जरा, मान लीजिए कि 100 होल है, तो यहाँ से जैसे ही इधर मूव करोगे तो एकदम से क्या हो गई, होल्स की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, 100 से 2 हो गई, मतलब एकदम से 0 तो नहीं होगी, 100 से 2 हो गई। तो सडन चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर जाओगे तो हमारे पास जंक्शन पे एकदम से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट गई, नंबर्स घट गए। तो अगर ऐसा होता है सडन चेंज ऑफ चार्ज कैरियर, सडन और abrupt change of charge carriers, then क्या होता है हमारे पास? कौन सा जंक्शन होता है? एलॉय जंक्शन होता है। और एलॉय जंक्शन के लिए K की वैल्यू हम लेते हैं 1/2, ठीक है। डिफ्यूज जंक्शन क्या होता है? डिफ्यूज जंक्शन में क्या होता है देखिएगा ध्यान से प्लीज, ये होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो डोपिंग करते हैं जब एलॉय जंक्शन में, डोपिंग कैसे की जाती है? एलॉय जंक्शन में क्या जाता है, पी टाइप मटेरियल अलग से बनाया जाता है, एन टाइप मटेरियल अलग से बनाया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, एलॉयड किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, सडन चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है। और डिफ्यूज जंक्शन कैसे बनाते हैं? डिफ्यूज जंक्शन कुछ नहीं होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें इस साइड हमने क्या कर दिया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, इस साइड हमने क्या ऐड कर दिया, पेंटावेलेंट ऐड कर दी, इस साइड ट्राइवेलेंट ऐड की तो पी टाइप बन गया, और इस साइड पेंटावेलेंट की तो एन टाइप बन गया। एक ही सेमीकंडक्टर में दोनों साइड में अलग अलग डोपिंग करेंगे तो हमारे पास डिफ्यूज जंक्शन बनता है। और डिफ्यूज जंक्शन में क्या होता है, सडन चेंज ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होता है। ये जो है हमारे पास होल जो है ये लीनियरली डिक्रीज होते हैं। किस तरह से डिक्रीज होते हैं? लीनियरली। यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स, उनका भी डिक्रीमेंट कैसा होगा? लीनियरली होगा, लीनियर डिक्रीमेंट होगा, सडन चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसे जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज जंक्शन। डिफ्यूज जंक्शन कैसे बनाया जाता है? एक ही सेमीकंडक्टर में दोनों साइड में अलग अलग डोपिंग करने पर डिफ्यूज जंक्शन बनाया जाता है। तो यहाँ पर जंक्शन पे जो है सडन चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं होता, लीनियर चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। जबकि एलॉयड हमारे पास प्रोसेस कैसे होती है? किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को बनाने के लिए 2 प्रोसेस होती है, एलॉय प्रोसेस और डिफ्यूज प्रोसेस। तो एलॉय प्रोसेस का मतलब ये है डायरेक्टली 2 अलग अलग टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एलॉय करना, और यहाँ पे एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अलग अलग डोपिंग करना डिफ्यूज जंक्शन होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास लीनियर चेंज ऑफ, ऐसा लिख सकते हो, लीनियर चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स एट जंक्शन। तो इसके लिए K बराबर 1/3 लेते हैं, लिख दीजिएगा प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस मोड।
डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और स्टोरेज कैपेसिटेंस। ये किस में होता है? फॉरवर्ड बायस मोड में, इन फॉरवर्ड बायस मोड। फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं? एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आ जाती है? प्लस, और यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी? माइनस। चलो अब समझाते हैं क्या होता है। ये कैपेसिटेंस क्या करता है? चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसा बोल दें कि चार्ज कैरियर का स्टोरेज हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? स्टोरेज कैपेसिटेंस बन जाएगा फॉरवर्ड बायस में, या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो देखिए ज़रा प्लीज़ क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो होल्स इधर रिपल होके इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से रिपल्स होके इधर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ 4 होल्स थे, तो मान लीजिए यहाँ पर अब कितने हो गए? 100 होल्स हो गए। या फिर पहले यहाँ मान लीजिए यहाँ 4 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ के 4 से 100 हो गए। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड में होल इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो दोनों साइड में हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज कैपेसिटेंस। मतलब फॉरवर्ड डायोड में, फॉरवर्ड डायोड पीएन जंक्शन डायोड में, फॉरवर्ड कंडीशन मोड में हमारे पास क्या होता है? डायोड में कैपेसिटी होती है टू स्टोर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और स्टोरेज कैपेसिटेंस। कंसेप्ट समझ में आया? इसका डेरिवेशन बाद में करेंगे, पहले लिखिए जरा प्लीज इसमें। इन फॉरवर्ड बायस मोड, इन फॉरवर्ड बायस मोड होल्स मूव फ्रॉम P to N side and electrons move from N to P side. Therefore, there will be increment of minority charge carriers. There will be increment of minority charge carriers in the both side of PN junction diode. So, forward bias PN junction diode has the capacity. So, forward bias PN junction diode has the capacity to store the minority charge carriers and so it is called storage capacitance. How it can be calculated? जैसे देखो जरा प्लीज, एक होल उधर से उधर ट्रेवल कर रहा है, एक होल या इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बाउंडेड है कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है और इससे कोलाइड करेगा या कोलिजन प्रोसेस करेगा, तो उसके लिए जो टाइम कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टो। टो इज द मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे तो उनमें जो टाइम लगेगा वो हमारे पास क्या होगा? टो होगा, मीन लाइफ टाइम बिटवीन 2 रिक्वायर्ड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। तो टो को हम यहाँ पर क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है? चार्ज क्या होगा? टो इंटू आई होगा, और कैपेसिटेंस क्या होता है? Q इक्वल टू सी वी होता है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? C बराबर Q बाई वी। तो उसके लिए तो पहले चार्ज स्टोर पता होना चाहिए। चार्ज कितना होगा? Q बराबर टो इंटू आई। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे? पहले चार्ज निकालेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू V। तो dQ बाई डी वी हमें क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा। देखते हैं कैसे नहीं मिलता है। देखो ज़रा प्लीज़, तो इसको करने से पहले वैसे इसको डिफाइन कर लो। द टाइम बिटवीन 2 successive collisions, 2 successive collisions
is known as mean lifetime ठीक है। आई की वैल्यू बोल्ट्जमैन इक्वेशन से लिख देते, तो आई नॉट ई रेज टू वी अपॉन ईटा वी टी -1। इसको हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वी, क्या हो जाएगा, टो आई नॉट टो बाई ईटा वी टी आई नॉट ई रेज टू वी अपॉन ईटा वी टी। ठीक है, आई नॉट ई रेज टू वी बाई ईटा वी टी यही रह जाएगा ना, क्योंकि -1 ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस में रिप्लेस किया था, याद करो जरा प्लीज। आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू आई नॉट ई रेज टू वी बाई ईटा वी टी -1। तो इसको एक्सपांडन करते हैं तो क्या होता है, आई नॉट ई रेज टू वी बाई ईटा वी टी माइनस आई नॉट आई प्लस आई नॉट बराबर आई नॉट ई रेज टू वी बाई ईटा वी टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आई नॉट ई रेज टू वी बाई ईटा वी टी आई प्लस आई नॉट के बराबर है। तो हम ऐसा, ये इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आई ग्रेटर देन आई नॉट, क्योंकि फॉरवर्ड करंट जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट से बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब आई अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हो, ई रेज टू वी बाई ईटा वी टी। कहने का मतलब ये है कि आई नॉट ई रेज टू वी बाई ईटा वी टी हमने रेजिस्टेंस में भी रिप्लेस किया था, यहाँ पर भी हम वैसा ही रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो डी क्यू बाई डी वी क्या हो जाएगा, टो आई बाई ईटा वी टी, टो आई बाई ईटा वी टी। और वही हमारे पास क्या है, स्टोरेज कैपेसिटेंस है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है सी डी। ठीक है, टो आई बाई ईटा वी टी। और ईटा की वैल्यू है 1 फॉर जर्मेनियम और 1 फॉर सिलिकॉन एट हाई करंट और 2 फॉर सिलिकॉन एट लो करंट। हम पहले से लिख चुके हैं इसको, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टो बाई सी डी इक्वल टू टो बाई आर ए सी। आर ए सी की वैल्यू क्या होती है, ईटा वी टी अपॉन आई। ठीक है, ए सी आर ए सी इज द ए सी रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारे पास किसके बारे में, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में। तो फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस आपको इनकी कंसेप्ट पता होने चाहिए और फॉर्मूले पता होने चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये लिख दीजिएगा प्लीज़। तो ये हमारे पास थ्योरी कवर होता है पीएन जंक्शन डायोड का, और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनर डायोड, और जेनर डायोड का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करके पीएन जंक्शन डायोड प्लस जेनर डायोड दोनों के साथ में न्यूमेरिकल करेंगे, क्लिपर और क्लैम्पर से रिलेटेड पूरे एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायोड एंड जेनर डायोड। ठीक है, तो ये पहले थ्योरी जो है ये इसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, लिखो ज़रा प्लीज़।